तो फाइनली मेरा पासपोर्ट आ चुका था वापस एम्बेसी से, और साथ ही साथ ये एक प्यारा सा उन्होंने लव लेटर भी भेजा है, जो कि एक रिफ्यूज़ल लेटर है। तो मुझे रिफ्यूज़ल क्यों मिला और कौन सी कंट्री मैंने चूज़ की और क्यों की, और कौन सी मैंने मिस्टेक की, उसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करूँगा, ताकि अगर आप भी इन फ्यूचर कभी शेंजन का अप्लाई करें तो क्या क्या आपको पॉइंट, मतलब क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरी एक नई वीडियो में। तो पिछले 20-22 दिन से मैंने कोई भी कंट्री ट्रैवल नहीं की, क्योंकि मेरा पासपोर्ट जो था वो एम्बेसी में था। तो इस बार मैंने शेंजन कंट्री के लिए अप्लाई किया था। तो जो कंट्री मैंने चूज़ की थी वो थी स्वीडन। हाँ जी, मैंने स्वीडन चूज़ की थी। तो सबसे पहले मेरी यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने स्वीडन चूज़ की। वो मैंने क्यों चूज़ की वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फाइनली कल मेरा पासपोर्ट एम्बेसी से वापस आ गया था। तो जब मैंने एनवेल्प खोला तो अंदर स्टिकर की जगह, पासपोर्ट पे स्टिकर की जगह था एक रिफ्यूज़ल लेटर। ये लेटर था जिस पे कि उन्होंने बताया है कि मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ और कौन कौन सी मैंने गलतियाँ की है। तो इस पे 2-4 पॉइंट्स होते हैं जो कि वो टिक करते हैं, जो कि आपने मिस्टेक की होती है, जिसकी वजह से वीज़ा आपका रिफ्यूज़ल हो गया है। तो वही मैं अभी बात करूँगा इस वीडियो में। तो पहले बात करें कि मैंने स्वीडन क्यों चूज़ की। तो स्वीडन कंट्री मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि मेरे को और किसी शेंजन कंट्री का स्लॉट नहीं मिल रहा था। मैंने ग्रीस में भी देखा, उसमें भी स्लॉट नहीं था। तो इटली भी मैंने ट्राई किया था, वहाँ भी कोई स्लॉट नहीं था। तो मुझे जो सबसे इजीली और जल्दी स्लॉट मिल रहा था वो स्वीडन का ही था। तो मैंने सोचा कि चलो शेंजन में एंट्री करनी है तो कोई भी कंट्री अगर मिलती है तो ठीक है, अगर स्वीडन ही मिलती है तो इसकी पहले अपॉइंटमेंट मिलती है तो क्यों ना इसी की ले ली जाए। लेकिन वही मेरी मिस्टेक बन गई, क्योंकि मैंने जो अप्रूवल रेट था वो चेक नहीं किया। जी हाँ, हर एक कंट्री का अपना अप्रूवल रेट होता है। हालांकि सारी शेंजन कंट्री सेम होती है। आप अगर एक शेंजन कंट्री में एंटर कर गए तो आप किसी और कंट्री में भी जा सकते हो। तो लेकिन जो अप्रूवल रेट होता है वो हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। हर एक कंट्री अलग अलग से अपना वो टूरिस्ट लेती है पे हम इतने परसेंट लेंगे या इतने परसेंट लेंगे। तो जो स्वीडन का जो अप्रूवल रेट था वो थोड़ा कम है कंपेयर करें तो, जैसे ग्रीस हो गया, इटली हो गया। ग्रीस का थोड़ा ज़्यादा है, ग्रीस ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली है। तो वो मैंने चेक नहीं किया था। तो वैसे मेरा पहले जो मतलब अप्लाई करना चाहता था वो मैं ग्रीस का ही करना चाहता था, लेकिन ग्रीस की अपॉइंटमेंट मेरे को नहीं मिल रही थी, ना इस मंथ थी ना नेक्स्ट मंथ थी। तो इसलिए मैंने स्वीडन चूज़ किया। तो स्वीडन का जो अप्रूवल रेट है वो थोड़ा कम है और डॉक्यूमेंट्स को लेके भी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। तो इसी वजह से मे बी उन्होंने मेरे को रिफ्यूज़ल दी। तो अभी मैं बात करूँगा जो मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए, जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो वो सारे सेम ही हैं। जो जैसे लास्ट टाइम मैंने साइप्रस भी यूरोप में है, उधर के जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे ऑलमोस्ट सेम ही डॉक्यूमेंट मैंने स्वीडन के लिए सेंड किए थे। कुछ ख़ास ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस एक एप्लीकेशन फॉर्म का डिफरेंट होता है, बाकी मोस्टली सेम ही होता है सारा कुछ। तो डॉक्यूमेंट थे, मेरा एप्लीकेशन लेटर हो गया, उसके बाद होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, और आपकी आइटनरी होगी जो कि इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो और भी डॉक्यूमेंट जो अलॉन्ग विद दीज डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किए थे। तो 20 दिन हो चुके थे, 20 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। मैंने BFS वालों को काफ़ी मेल्स भी किए, उनको कॉल्स भी की। वो बोल रहे थे कि आपकी एप्लीकेशन स्टिल इन प्रोसेस है। लेकिन जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर रहा था, ट्रैक करना मतलब आपको एक ट्रैकिंग नंबर देते हैं, उसको आप डाल के BFS की साइट पे आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करते हैं। तो जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, वो तो यही शो कर रहा था कि आपकी एप्लीकेशन वो एम्बेसी से वापस आ चुकी है, अभी आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन मैंने पे किए थे डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी के लिए, तो वो डिलीवरी नहीं कर रहे थे। काफ़ी दिन मैंने वेट की, तो फिर फाइनली मैं VFS के ऑफिस गया और ख़ुद जाके कलेक्ट कर लिया, कोई मुश्किल नहीं हुई। तो जब मैंने एनवेलप खोला तो मुझे तो मोस्टली यही उम्मीद थी कि अप्रूवल ही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 10 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री भी मेरी अच्छी है, तो बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक था, सब कुछ ओके था। मुझे 100% यही लग रहा था कि अप्रूवल होगा, लेकिन वही है ना, जो आप सोचते हो वो नहीं होता कभी कभी। लेकिन मैं दोनों चीज़ों के लिए रेडी था, अगर रिफ्यूज़ल भी आता तो भी रेडी था, अगर अप्रूवल भी आता तो भी मैं, मतलब दोनों केसेस में मैं रेडी था। तो जब मैंने एनवेलप खोला तो मैंने सबसे पहले पासपोर्ट चेक किया, तो पासपोर्ट पे कोई वीज़ा नहीं था, कोई स्टिकर नहीं था। उसके बाद फिर साथ में ये उन्होंने लेटर दिया था मेरे को, जो कि 3-4 पेजेस का लेटर है, जिस पे कि उन्होंने सारा बताया कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया और क्या क्या मैंने गलतियां की। और इसमें मोस्टली पॉइंट होते हैं, 17 पॉइंट होते हैं। तो जो उन्होंने मेरे पॉइंट टिक किए थे वो थे ये 2 पॉइंट, कॉलम नंबर 6 और 7। तो कॉलम नंबर 6 में मैंने लिखा है, द इंफॉर्मेशन सबमिट रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंट स्टे वॉज नॉट रिलायबल। मतलब कि जो मैंने अपनी आइटनरी सेंड की थी वो उनको भरोसा नहीं हुआ उस आइटनरी पे। तो मे बी उन्हें लगा कि मेरी आइटनरी जा तो मतलब सही नहीं है, या वो मतलब नहीं सही बैठ रही। इतने मतलब 5 दिन का मैंने ट्रिप प्लान किया था, 5 दिन का, तो उसी हिसाब से मैंने 5 दिन की आइटनरी बनाई थी और 5 दिन की ही मैंने अपने एप्लीकेशन में जोड़ी थी। तो उन्होंने ये टिक किया है कि उनको ये सही नहीं लगा कि आप 5 दिन ये सब करेंगे एक्टिविटीज़, क्योंकि मैंने थोड़ी एक्टिविटीज़ मेंशन की थी। तो दूसरा जो उन्होंने लिखा है, देयर आर रीजनेबल डाउट्स एज योर इंटेंशन टू लीव द टेरिटरी ऑफ द मेंबर स्टेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वीज़ा। तो ये मुझे लगता है कि जो इन्होंने पॉइंट मेंशन किया है वो है मेरे पासपोर्ट की वजह से, मे बी हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट का एग्जैक्टली मीन है कि उनको मेरे पे डाउट था कि मैं यहाँ से अगर गया तो मैं वहाँ वापस नहीं आऊँगा, मैं वहाँ पे इल्लीगल स्टे करूँगा और वहीं मैं मतलब वापस कंट्री यहाँ नहीं आऊँगा, दुबई में वापस नहीं आऊँगा। ये उन्होंने एक मेंशन किया, जो कि मे बी मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला। मुझे लगता है कि शायद मेरे पासपोर्ट की वजह से है, और शायद सच में शायद ये मेरी फर्स्ट शेंजन कंट्री थी, इसीलिए ये हुआ। तो लेकिन बाकी सब सही था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर सबमिट किए थे। और एक मुझे जहाँ तक डाउट है तो वो है मेरा बैंक बैलेंस, वो बॉर्डर लाइन पे था, ठीक था, अच्छा था, क्योंकि 5 दिन के ट्रिप के लिए जितना बैलेंस चाहिए था उससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही था। मे बी उनको ये भी लगा होगा कि बैलेंस सही नहीं है। तो बाकी भी बहुत कुछ उन्होंने और मेंशन किया है। तो मुझे तो पहले ये लगा था कि वो सच में डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फिर मैंने उनकी एक मिस्टेक देखी यहाँ पे, जो कि मतलब मुझे लगता नहीं था कि वो ऐसी मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो वो मिस्टेक, जहाँ वो मिस प्रिंट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं रहता हूँ दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहता हूँ, लेकिन उन्होंने यहाँ मेंशन किया है यू आर एन इंडियन नेशनल रेजिडेंट इन सऊदी अरेबिया। तो मैं तो सऊदी अरेबिया में रहता ही नहीं, मैं तो दुबई में रहता हूँ। लेकिन ये अभी क्या बोलें कि ये उनकी गलती है या मिस प्रिंट है या क्या है, या उन्होंने एप्लीकेशन अच्छे से नहीं देखी, या उन्होंने सिर्फ यही देखा कि ये इंडियन पासपोर्ट है तो सीधा रिफ्यूज़ल ही दे देते हैं। अभी क्या पता। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि 10 कंट्रीज़ में ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, 2 बार साइप्रस भी जा चुका हूँ। हाँ, साइप्रस शेंजन में नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्री तो है, उधर भी यूरो ही चलते हैं, और शेंजन कंट्रीज़ में भी यूरो ही चलते हैं मोस्टली। तो अगर मैं वहाँ का 7 दिन का एक्सपेंस मैनेज कर सकता हूँ तो यूरोपियन शेंजन कंट्री में मेरे लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगी। तो खैर, ये भी मतलब अभी रिफ्यूज़ल आ गया है तो क्या कर सकते हैं। अभी 1-2 महीने और वेट करूँगा, फिर से अप्लाई करूँगा। तो फेलियर तो होते रहते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। ये भी एक फेलियर ही था, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ रुक गई, या मैं आगे अप्लाई नहीं करूँगा, या मैं आगे ट्रैवल नहीं करूँगा। मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा, फिर से अप्लाई करूँगा, अच्छी फाइल, स्ट्रॉन्ग फाइल बना के अप्लाई करूँगा। तो ये
ज़रूर एक ना एक दिन मुझे भी शेंजन का वीज़ा मिलेगा। तो बस यही था, यही मैंने 2-3 मिस्टेक जो की थी, जो उन्होंने मुझे बताई है कि मैंने मिस्टेक की है, लेकिन मेरी साइड से वो बिल्कुल अच्छी थी। फ़ाइल मैंने पूरी मतलब स्ट्रॉन्ग बनाई थी। तो नेक्स्ट टाइम मे बी मैं ग्रीस के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि ग्रीस का जो अप्रूवल रेट है वो स्वीडन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, और ग्रीस यहाँ दुबई से नज़दीक भी है, मतलब 4-5 घंटे लगते हैं, और स्वीडन को 7-8 घंटे लगते हैं। तो वैसे भी ग्रीस टूरिस्ट फ्रेंडली है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी अप्लाई करूँगा मैं ग्रीस का करूँगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था, यही था जो मैंने मिस्टेक की, जो उन्होंने बताई, और जो डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किए वो सारा। तो अगर आप और डिटेल चाहिए या और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे से पूछ सकते हैं। और बस नेक्स्ट ट्रिप मेरा आने वाला है आर्मीनिया का, जो कि थोड़े ही दिन में मैं करूँगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अभी लाइक सब्सक्राइब तो आप खुद ही कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।